रहे हैं, क्या ऐसे जीत रहे जैसे 19 में जीते थे? पूरा किशनगंज एमआईएम है, पूरा किशनगंज पतंग का निशान है। ना तो हमारी सरकार है, ना हम ईवीएम लगवा रहे हैं, ना हम कहीं सत्ता में हैं, तो हम ईवीएम कैसे सेट कर सकते हैं? उस ताकत के बिना पर हम ये कह रहे हैं कि हम 3 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से इंशाल्लाह जीतेंगे। जो 4 विधायक हमारे गए ना, 4 विधायक का मतलब हमारे सिर्फ 4 वोट गया। 4 विधायक के साथ ना तो हमारे एक प्रखंड अध्यक्ष, ना एक पंचायत अध्यक्ष, ना एक वार्ड अध्यक्ष, हमारा एक कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया। और इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत से, इन्हीं कार्यकर्ताओं की मजबूती की वजह से वो सारे एमएलए जीते थे। और वही सारे लोग जिन्होंने इन एमएलए को बनाया था, वो कार्यकर्ता, वो वोटर, वो सपोर्टर, वो सब के सब आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। तो यहाँ पुल नहीं है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, और सब जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उस नेता का नाम अख्तरुल ईमान है। और इस आप क्योंकि देखिए डिजिटल युग है, स्मार्टफोन, डिजिटल फोन सबके पास है, तो वो ये देखते हैं कि हमने जितना ताकत दिया उससे बहुत ज़्यादा अधिक ताकत से हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारी बात कर रहा है। उस नेता का नाम अख्तरुल ईमान है। एक दो निकम्मा सांसद है जो किशनगंज में है, वो कोई काम नहीं किए हैं। 4.5 साल दिल्ली में बैठ कर रहते हैं। एमपी साहब का जहाँ घर है वो रोड देखिएगा, उस रोड से लोग कोई नहीं लोग जाते हैं। तो कुछ अलग इस बार किशनगंज के लोगों ने ठाना कि बदलाव बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या बदलाव होगा? क्योंकि क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं होता है और इंशाअल्लाह करीब 7 लाख वोट लाएंगे। मैं इस वक्त बिहार के मुख्य कार्यालय पर मौजूद हूं और बिहार की सीट पर सभी लोगों की, या कहे कि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें टिकी है, क्योंकि ये हॉट सीट मानी जा रही है। और हॉट सीट क्यों मानी जा रही है वो तो आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिसको लोग अख्तरुल ईमान के नाम से जानते हैं, जो मौजूदा विधायक भी है। बिहार के युवाओं में खासकर एमआईएम के प्रति जो जोश देखने को मिल रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और किस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। लेकिन यहाँ के युवाओं को भी थोड़ा सा मिजाज जान लेते हैं। हम कार्यालय पर मौजूद हैं, जो मुख्य कार्यालय है, यहाँ भी एक युवा नेता मौजूद हैं, इंजीनियर उबैद आलम जिसको कहते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मिथिलांचल के प्रभारी रह चुके हैं और अपने सामने ये कई चुनाव कर चुके हैं और करा भी चुके हैं, तो इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि राजनीतिक समीकरण जो यहाँ का बना हुआ है वो क्या है और क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और इनको वोट दे तो क्यों दे, और वही तमाम सवाल जो जनता इन पर करती है, इन पर उठाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आवाम हमको क्यों वोट करे, वो उसका मेन कारण ये है कि हमारे जो प्रत्याशी, हमारे जो कैंडिडेट हैं अख्तरुल ईमान साहब, 24 घंटा अवेलेबल है। किशनगंज के लोगों से किसी से आप बात करिएगा, 24 आवर अवेलेबल है। रात के 2 बजे आप उनको फ़ोन करिएगा, आपका फ़ोन उठाएंगे। फ़ोन अगर नहीं उठाएंगे तो आपको कॉल बैक करेंगे कि बताइए आपका फ़ोन आया था। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है वो एक कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, जिनके बारे में अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आए हुए थे सभा पर। उनके सामने ही कांग्रेस पार्टी के 3-4 बार के विधायक रहे तौसीफ साहब, अभी विधान परिषद के कैंडिडेट थे तौसीफ साहब, यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कैंडिडेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मंच से उन्होंने कहा कि यहाँ के सांसद क्षेत्र में नहीं रहते हैं, गायब रहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ आवाम किसी से पूछेगा बोलेगा मैंने भाई सांसद को देखा ही नहीं। तीसरा जो उम्मीदवार है वो मोदी का उम्मीदवार है। और किशनगंज जो है वो हमेशा से गंगा चमनी तहजीब का एक जगह रहा है, यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत अमन से रहे हैं, यहाँ पर कभी भाजपा को लोगों ने पसंद नहीं किया। तीसरा उम्मीदवार जो है वो भाजपा के समर्थन से मास्टर मुजाहिद साहब हैं। तीनों उम्मीदवार में जो बेहतर उम्मीदवार है, बेस्ट उम्मीदवार है, जिसको आवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत पसंद करती है, आवाम के बीच रहने वाले हैं, लोगों के शादी में, ब्याह में, जनाजे में, हर सुख दुख में जो साथ रहने वाले हैं, उस नेता का नाम अख्तरुल ईमान है। और यही वजह है कि पूरा किशनगंज बल्कि सीमांचल जो है वो देश भर में फेमस है अख्तरुल ईमान साहब की वजह से, कि भाई सीमांचल एक इलाका है, किशनगंज एक इलाका है जहां पर हैदराबाद के बाद अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं बहुत ज्यादा मजबूत है, उस इलाके का नाम सीमांचल है, किशनगंज है, और वहां पर जो नेता है वो अख्तरुल ईमान है। एक तरफ जहां तमाम विपक्षी इकट्ठा होकर के बीजेपी को हराने की बात कर रहा है, और मैंने देखा कि मुस्लिम समाज भी वोट करते थे तो इसलिए कि बीजेपी को वो रोक सकें, लेकिन आप कहीं ना कहीं तीसरा रास्ता क्यों चुन लेते हैं? क्या आपको गठबंधन में जाने का मौका नहीं मिला, या फिर आप नहीं चाहते कि उनके साथ मिलकर लड़ा जाए? कहीं ना कहीं आप पर जो आरोप लगता है वो सिद्ध हो जाता है जब आप लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ से फिर बीजेपी कामयाब हो जाएगी, आप लोग जनता को गुमराह करने का काम कर। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि भाजपा को हराया जाए। भाजपा कभी सरकार में नहीं आया, कभी सत्ता में नहीं आया, क्योंकि हमसे ज्यादा जुल्म और किसी पर नहीं होता है।
तो कौन नहीं चाहेगा कि भाजपा को हराया जाए, भाजपा की सत्ता को उखाड़ करके फेंका जाए। ये सो कॉल तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं ये नहीं चाहती है कि मुसलमानों को भी बगल में बैठने की जगह दिया जाए। इनको मल्लाह का नेता पसंद है, इनको पासवान का नेता पसंद है, इनको माझी का नेता पसंद है, इनको यादव का नेता पसंद है, इनको मुसलमान पसंद नहीं है। हमें ये रखते ही नहीं गठबंधन में। हमने हर बार कहा है कि आप अगर भाजपा को हराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जाए, तो हमें भी साथ में लीजिए। 2% आबादी वाले, 3% आबादी वाले, 1.5% आबादी वाले लोगों को आप बराबर में बैठने की जगह दे रहे हैं, उनको हिस्सेदारी दे रहे हैं। लेकिन मुसलमानों से इनकी नफरत इतनी है कि 18% आबादी मुसलमानों की है, उनको ना तो ये हिस्सेदारी देने को तैयार है, ना ही ये कहीं बगल में बिठाने को तैयार है। ये हालत है। और रह गई बात कि भाई हमको क्यों लोग पसंद करें, हमने अपने आवाम को, अपने वोटरों को ये पैगाम दिया है, घर घर तक हमने ये मैसेज पहुंचा दिया है। इसीलिए किशनगंज सीमांचल के इलाके में एमआईएम बहुत मजबूत है और लोग एमआईएम को पसंद करते हैं। आपने कहा कि भाजपा को हराने के लिए और दूसरी पार्टियां कोशिश कर रही है। हम अपने आवाम को ये पैगाम पहुंचा चुके हैं कि आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट करेंगे तो हम एक टिकट में 2 शो दिखाने का काम करेंगे। एक तो हम भाजपा को हरा देंगे, जो आप चाहते हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि आपको भाजपा को हराना है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम भाजपा को हरा देते हैं, हमने हरा करके दिया विधानसभा में। दूसरा ये कि आप अगर मजलिस को वोट देते हैं तो आप एक भाजपा को हरा देंगे। दूसरा ये होगा कि आपने अपने क़यादत को भी मजबूत किया। तो हम भाजपा को भी हरा रहे हैं, हम अपनी क़यादत को भी मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और यहाँ की आवाम को ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है और पूरा किशनगंज सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने के लिए जा रहा है। आप घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा एक तरफा माहौल है। यहाँ के जो भी वर्तमान सांसद है उनको हर कहीं भी वो गांव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं घूमने के लिए, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि आवाम ये कहती है कि हम आपको पहचानते ही नहीं है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। तीसरा उम्मीदवार है जो मोदी का मास्टर जिसको बोल रहा है लोग, यहाँ पे चुनाव में तरह तरह की चीजें निकलती है। एक जुमला बहुत फेमस हो गया, मोदी का मास्टर, उसका नाम है मास्टर मुजाहिद साहब, जो जेडीयू के उम्मीदवार है भाजपा के समर्थन से। तो यहाँ की जो आवाम है वो भोली वाली आवाम तो है, लेकिन इतना समझ रखती है कि ये जो आदमी है जो तीर लेकर के आया है, असल में ये तीर नहीं बल्कि ये मोदी का फूल है। और बिल्कुल किशनगंज के लोग भाजपा के उम्मीदवार को तो कम से कम जिताने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम जो है उनके लिए बेहतर विकल्प के तौर पर है। हमारा जो उम्मीदवार है वो 24 घंटा लोगों के बीच में रहने वाला है, 24 घंटा सर्विस है। जब आप फोन करिए, कभी भी सुख में दुख में वो आदमी हाजिर है। और इसलिए वो लोकप्रिय है और इसीलिए अख्तर ईमान साहब को बहुत ज्यादा वोटों से लोग जिता करके इस बार लोकसभा भेजने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि गठबंधन जिनका हुआ है वो मुस्लिम क़यादत की बात नहीं करती है। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और जी महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ है। लेकिन जिस सीट की हम बात कर रहे हैं यहाँ कांग्रेस ने मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी प्रत्याशी मुस्लिम बनाया है। क्या कारण है? तीनों मुस्लिम होने के बावजूद भी आपको क्यों उतरना पड़ा मैदान में? क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी गैर मुस्लिम को टिकट देना चाहिए? ये लोग इंडिया अलायंस जिसको बोलते हैं, ये लोग मुसलमानों को असल में हिस्सेदारी देने के लिए सोचते नहीं है। आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी इनके साथ है, महबूबा मुफ्ती इनके साथ है। कल तक जो महबूबा मुफ्ती भाजपा की सरकार बना करके वहां पे मलाई खा रही थी, अभी वो इंडिया अलायंस में आकर के सेकुलर हो गई। फारूक अब्दुल्ला साहब का कश्मीर, आज बता दीजिए कि कभी भी तारीख में कश्मीर के मुसलमान या कश्मीर का कोई नेता हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के मामलों में कभी भी उनकी कोई एक बयान बता दीजिए। कश्मीर के जो मुसलमान नेता है उनको इंडिया के दूसरे और इलाके के मुसलमान मुद्दों से, मुस्लिम मसाइल से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना उस पर वो बात करते हैं। तो कैसे आप तो बस दिखाने के लिए कि भाई हमने इनको भी रखा है, उनको पता है कि ये कश्मीर से बाहर ये कभी ना तो जाते हैं ना कश्मीर के बाहर के लोगों की बात करते हैं। तो आप कैसे हिस्सेदारी की बात कर दे रहे हैं? बदरुद्दीन अजमल साहब, इनको कांग्रेसियों को असम में सरकार जब थे अलायंस में, अभी 6 महीना पहले, तो इनको बहुत बढ़िया लग रहा था। अभी वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल साहब, अरे भाई जो आपके लिए वोट नहीं करे वो बी टीम हो गया, वो भाजपा के लिए। कल तक आप वहां थे, शिवसेना इनके लिए सेकुलर हो गया, शिवसेना इनके लिए सेकुलर हो गया। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो इस बार भी जीत रहे हैं? क्या ऐसे जीत रहे जैसे 19 में जीते थे? 19 में हम लोग, मैंने कहा आपसे कि थोड़े से वोट से रह गए थे, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का यहाँ। लेकिन 20 में सिर्फ 6 महीने के बाद मैंने कहा कि उपचुनाव जीते हम लोग, और जीता ही नहीं बहुत ज्यादा, 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते। फिर विधानसभा में जो हम 5 सीटें जीते थे वो थोड़ी सारी सीटें हम लोग 40,000 50,000 ज्यादा वोटों से जीते थे। और इस बार मैंने कहा कि एक तरफा माहौल है। पिछली बार यहाँ के लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई थी या हमारे में थोड़ी कमी रह गई होगी, हो सकता है, इसलिए थोड़े से वोट से रह गए थे। लेकिन इस बार वो बात नहीं है। पूरा किशनगंज एमआईएम है, पूरा किशनगंज पतंग का निशान है। और पिछली बार का जो बदला है, इस बार हम लोग सिर्फ जीतेंगे नहीं, 2-2.5 लाख 3 लाख वोटों से ज्यादा से जीतेंगे इंशाल्लाह। पूरी टीम काम पर लगी हुई है, तो कितना टफ आपको लग रहा है? क्योंकि आपके सामने दोनों प्रत्याशी वो भी मुसलमान हैं और कहते हैं कि एमआईएम तो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करती है, मुसलमानों को ही प्रत्याशी बनाती है। तो क्या आपके लिए
कितनी मुश्किलें आपके सामने? कोई मुश्किल नहीं है। जब से हम लोग उपचुनाव जीते हैं, जब से हम लोग 5 सीट जीते हैं ओबीसी साहब की मोहब्बत में, कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग, नगर में हो या गांव में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी साहब को उतनी ही मोहब्बत मिल रहा है जो सीट 5 सीट जिताने पे मिला था। और इंशाअल्लाह इस बार हम लोग लोकसभा, और रही बात 2-3 मुस्लिम होने की बात, तो ऐसा नहीं है। एक बीजेपी में है, एक जो निकम्मा सांसद है जो किशनगंज में है, वो कोई काम नहीं किए हैं। 4.5 साल दिल्ली में बैठ कर रहते हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं। जब पब्लिक उनको फ़ोन करती है डॉक्टर जावेद को कि सर मेरा ये काम करा दीजिए सर, वो काम करा दीजिए सर, वो उल्टा बदतमीजी करते हैं, अपने सीमांचल के लोगों को गाली गलौज करते हैं। तो सीमांचल के लोग सोच लिए इस बार कि सत्ता जाना उनका तय है, हम लोग बोलने वाला नेता को चुनेंगे, अख्तर इमाम को चुन के लोकसभा भेजेंगे। आप कह रहे हैं कि वो कुछ करते नहीं हैं सांसद जी, लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं कि हम लाखों किलोमीटर चल दिए हैं, बहुत विकास हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे ये सब कैसे? झूठ बात है। आप बाइक ले रहे हैं हमारे, आप जाइए उनके घर के पास, एमपी साहब का जहाँ घर है वो रोड देखिएगा, उस रोड से लोग कोई नहीं लोग जाते हैं। विकास इसी को कहते हैं ना कि एमपी साहब का घर संरक्षण होना चाहिए। जब एक एमपी अपना घर का रोड नहीं बना सकता है तो वो शहर का क्या रोड बनाएगा, समाज का क्या रोड? झूठ बोलते हैं वो, उनके लोग झूठ बोलते हैं। उनका 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया वापस गया सेंट्रल, काम नहीं किए सब ना। हाँ वही काम किए हैं, जैसे लाइट लगाए हैं, बड़ा बड़ा लाइट जो होता है उसमें उनको पीसी मजबूत मिलता है, 20% मिला, इसलिए वो काम किए। बाकी जो पैसा था सेंट्रल वापस चला गया। तो इसमें क्या लगता है आपको कि कितने मार्जिन से जीतेंगे? आप नहीं देख रहे हैं इतना मोहब्बत में मार्जिन मत बोलिए। 7 लाख वोट लाएंगे, 7 लाख। मार्जिन का बात क्यों बोल रहे हैं आप? 7 लाख वोट लाएंगे और सीमांचल के लोग ओबीसी साहब को देख के, अख्तर इमाम को देख के उनसे मोहब्बत है। अभी देख लीजिए, अभी जहाँ जहाँ उनका रैली हुआ है, नीतीश कुमार का रैली फेल है और ओबीसी साहब का 1 नंबर पे अभी रैली चल रहा है। ये मोहब्बत है। और कोई पैसा दे के नहीं किसी को बुलाता है, हम लोग को कोई पैसा नहीं देता है। ओबीसी साहब से मोहब्बत है, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है, इसलिए हम लोग उनके साथ एकदम फिदायीन की तरफ पीछे पड़े हुए हैं कि जब तक जिताएंगे नहीं बोले, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं। अख्तर इमाम को हम लोग जिता के लोकसभा भेजना चाहते हैं। आप भी शायद इन्हीं के साथ जी, बोल जी, रहे जी, हैं। जी। तो कुछ अलग इस बार किशनगंज के लोगों ने ठाना कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं होता है। ये सांसद सिर्फ नज़र आते हैं 4.5 साल के बाद, इलेक्शन बचने के 6 महीना पहले आते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद फिर निकल जाते दिल्ली। लेकिन एक कई लोगों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ गठबंधन की बहुत लहर चल रही है। आप लोग एमआईएम की बात करें, क्या इसलिए कि आप एमआईएम के कार्यालय पर मौजूद हैं? नहीं, ये बात नहीं है। आप खुद ज़मीनी स्तर पर देख लीजिए कि लहर किसका चल रहा है। तो इस बार एमआईएम ही निकलेंगे और इंशाअल्लाह करीब 7 लाख वोट लाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके विधायक टूट के चले गए थे, तो वो कह रहे हैं कि कभी अख्तरुल इमान भी बीजेपी में चले जाएं या टूट के चले जाएं, कैसे विश्वास कैसे जीता जाए? जाना होता इनको तो पहले ही जा चुके होते, इनको मंत्री का ऑफर मिल चुका था तो गए नहीं ना। जो गए हैं तो उनका ईमान जाने, तो ये तो नहीं गए ना, इनका नाम में ही ईमान है, तो फिर कैसे जाएंगे? लेकिन कह रहे हैं कि तीनों प्रत्याशी मुसलमान हैं, तो क्या लगता है आपको कि इससे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? और इस बार देखिए जितने भी युवा हैं किशनगंज के या बुजुर्ग हैं, तो कांग्रेस को वोट दे के देख लिए कि इस तरीके से कोई डेवलपमेंट होता है नहीं, तो बदलाव तो जरूरी है ना। अब एक कुर्सी में किसी को बैठा के रखेंगे तो वो तो खुद का समझ लेंगे, तो कुर्सी से हटाना भी तो जरूरी है। अपडेट होना अपडेट होना बहुत ज़रूरी है।